नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। 9:30 बजे का वक्त होता है और आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से बिजी सीज़न की शुरुआत हो जाती है, त्योहारी सीज़न की शुरुआत हो जाती है और एक अलग सा माहौल होता है अर्थव्यवस्था में। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी निगाह रहती है और कौन सी वो बड़ी खबरें हैं कारोबार जगत की जो आज बना रही हैं सुर्खियाँ, आपको दिखाते हैं आज की टॉप लाइन्स में। आरबीआई ने गोल्ड लोन में गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। ताजा आंकड़ों में चालू खाता घाटा पहली तिमाही में जीडीपी के 1.1% पर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका सीईओ फोरम में हुए शामिल। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता वाली अमेरिकी कंपनियों को मेक इन इंडिया के लिए दिया न्योता। उन्नत विनिर्माण, रोबोटिक्स, एआई और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में साझा समृद्धि और सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर में सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण बढ़ाने का निर्देश दिया। 86 करोड़ रुपए की लागत वाली कई आरआईडीएफ परियोजनाओं को हरी झंडी। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 84,600 के पार, निफ्टी 25,900 के करीब कारोबार करता नजर आया। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आज के फोकस में हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों की, साथ ही साथ गोल्ड लोन पर नकेल कसने का क्या कुछ मतलब है इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। लेकिन सबसे पहले बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार की शुरुआत करते हैं और आज तेजी के साथ शुरुआत हुई है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले थे 26,083 का स्तर, आज वायदा कारोबार में 207 अंकों की गिरावट के साथ जो बायस था वो नेगेटिव था। लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फायदे के साथ खुलते हुए दिखाई दी, क्योंकि कल 1% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई थी इंडाइसिस में। 84,627 का स्तर दिखा, 327 अंक ऊपर आज सेंसेक्स की ओपनिंग दिखी है। निफ्टी में भी 80 अंकों की बढ़त। हालांकि इस बढ़त के बाद थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर बाज़ारों में देखने को मिल रही है। मिड कैप की बात करें तो 60 अंक ऊपर निफ्टी का मिड कैप कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा में 2.3% की बढ़त। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, बजाज ऑटो और कोटक बैंक में भी फायदे के साथ कारोबार हो रहा है। टेक महिंद्रा में बढ़त और भी बढ़ती जा रही है, 3.7% ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आईटी स्टॉक्स इस वक्त फोकस में है। जिन शेयरों में आज गिरावट का रुख है उनमें इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, नेस्ले इंडिया और मारुति जैसे स्टॉक शामिल हैं। एफएमसीजी और हेल्थ केयर में नेगेटिव यानी गिरावट के साथ कारोबार चल रहा है। ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, पीएसयू, बैंक, आईटी सभी सेक्टर्स आज फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में हैं। भारतीय मूल के युवा सीईओज और उद्यमियों के साथ उन्होंने खास चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता वाली अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, एआई और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है। और इस दौरान यंग बिजनेस लीडर्स ने भारत के बारे में बदलती अवधारणा और इसकी विकास की कहानी में अपने आत्मविश्वास को जाहिर किया है। We are currently 3,000 people in India. We've got to be 60,000 people in the next 3 to 4 years. A lot of Western companies, the US companies, looking at India as a great destination for hiring more and more people. We bring our clients and customer in India. They just feel astonished by the development and infrastructure development which is happening. We've seen overwhelming response so far from patients in the US
willing to make that travel in India for a medical treatment. Right now, there's a perception shift that's happening from the people in the US towards India. They're more mindful, they're more aware about what is happening in India in the latest generations. It's remarkable to see how each one of you in your chosen fields has excelled, is contributing to the India-America relationship. If you juxtapose the situation many years ago and today, you will appreciate that the country is changing very rapidly. Not only the image, but the reality on the ground. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है, जहां पर उन्होंने जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उसकी समीक्षा की। पूर्वोत्तर में सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण बढ़ाने का उन्होंने निर्देश जारी किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में आरआरबीज की भूमिका पर उन्होंने चर्चा की। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार आरआरबीज की समीक्षा की जा रही है और अच्छी बात यह है कि जो ग्रामीण बैंक हैं उनके एनपीएज में लगातार गिरावट देखी जा रही है और उनका मुनाफा बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी और फिशरीज के साथ साथ रेशम उत्पादन जैसे संबद्ध गतिविधियों के लिए लोन देने पर आरआरबीज का फोकस होना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबार्ड को पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफपीओज यानी किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा देने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने 86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए कई आरआईडीएफ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। चांगलांग जिले में जिला अस्पताल का उन्नयन, पैसघाट लेदुम नैनी सड़क का निर्माण, नंदई जिले के ऊपर देवबील में बाढ़ सुरक्षा और शीट पाइलिंग कार्य और निचले सियांग जिले में क्लस्टर एमआईपी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जैसे नए निर्माण कार्य शामिल हैं। बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए एक नई परिसंपत्ति श्रेणी शुरू करने के प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगा दी। ये नई जो एसेट क्लास हैं उसमें प्रति निवेशक न्यूनतम यानी कम से कम आप 10 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। नया निवेश विकल्प आने से परिसंपत्ति निर्माण में लचीलापन आ सकता है और म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं यानी जो पीएमएस सर्विसेज होती हैं इसके बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। सेबी ने कहा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे सूचकांकों पर नज़र रखने से जो म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं उनके लिए नियामक ढांचा में ढील देने का प्रस्ताव दिया गया है और उसको भी मंजूरी दी गई है। इससे अनुपालन ज़रूरतों को कम करने में मदद मिलेगी, कारोबार में आसानी होगी। सेबी के निदेशक मंडल की कर्ड बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें भेदिया कारोबार नियमों में संशोधन और निवेशक सलाहकारों और शोध विशेषज्ञों के लिए पात्रता मानदंड और अनुपालन शर्तों में रियायत देना शामिल है। और इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। तो सबसे पहले बात गोल्ड लोन की। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सोने के बदले कर्ज देने वाले संस्थान यानी गोल्डन कंपनीज के कामकाज में कई तरह की इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को अपनी नीतियों और पोर्टफोलियो की अब समीक्षा करने को कहा है। आरबीआई ने बताया कि हाल की समीक्षा में सोने के आभूषणों को गिरवी रख करके लोन देने के संबंध में कई कमियां सामने आई हैं। जो प्रमुख कमियां पाई गई हैं उनमें जो ऋणों की सोर्सिंग है और मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं। कर्ज रखे जाने वाले सोने के मूल्यांकन का काम आउटसोर्स किया जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई। आरबीआई ने सोने के बदले कर्ज देने के कारोबार में शामिल सभी संस्थानों को अब अपनी नीतियों और अपने प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने का दिशा निर्देश जारी किया है और समयबद्ध तरीके से रिफॉर्म के कदम भी उठाने की सलाह दी है। आरबीआई अधिसूचना के मुताबिक ये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि जो आउटसोर्स की गई गतिविधियां हैं जिसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है उन पर पर्याप्त नियंत्रण हो और कहा गया है कि जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं आरबीआई के वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक को 3 महीने के भीतर अपनी कार्रवाई के बारे में वो सूचना दे सकती हैं। इस संबंध में सभी गाइडलाइंस का पालन करना उनके लिए ज़रूरी होगा और रिजर्व बैंक इसे गंभीरता से लेगा। और आरबीआई ने कल यानी 30 सितंबर को कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी किए। देश का चालू खाता घाटा
अप्रैल जून तिमाही में मामूली रूप से बढ़कर के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट मामूली रूप से बढ़कर के 9.7 अरब डॉलर या जीडीपी का 1.1% के स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि की बात करें तो ये 8.9 अरब डॉलर या जीडीपी का 1% के स्तर पर था। इससे पहले की जो तिमाही की बात करें तो उसमें करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया था 4.6 बिलियन डॉलर का, जो जीडीपी का आधे फीसदी का स्तर है। और रिजर्व बैंक ने चालू खाते घाटे में साल दर साल बढ़ोतरी की वजह जो वस्तुओं के व्यापार घाटे में वृद्धि को बताया है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ये 65 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 57 बिलियन डॉलर के करीब दर्ज किया गया था। आरबीआई ने बताया कि इस तिमाही के दौरान जो सर्विसेज रिसीट्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले 35 अरब डॉलर से बढ़कर के अब 39 अरब डॉलर हो गई हैं। साथ ही कंप्यूटर सर्विसेज, व्यापार सेवाओं, यात्रा सेवाओं और परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी देखी गई, यानी एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के आने वाले एफडीआई में बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल जून तिमाही में जो नेट एफडीआई है उसमें 6.3 अरब डॉलर की आवक यानी निवेश देखा गया, लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत तेज़ गिरावट देखी आई है। और पहली तिमाही के दौरान एक साल पहले ये 15.7 अरब डॉलर का था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो अब घट करके 0.9 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। डॉक्टर चरण सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईग्रो फाउंडेशन के सीईओ हैं और मशहूर अर्थशास्त्री हैं, आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं चालू खाते घाटे से ही। करंट अकाउंट सरप्लस था, अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है, पिछले साल के मुकाबले हल्का सा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ये क्या दिखाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इस पर निगाह रखना? सबसे बड़ी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट की कि हमारे देश में आप अगर देखें तो 2.5% डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया था 91-92 में। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर 2012 में भी यही हुआ था, 2.5 से ऊपर जाके उस टाइम तो करीब 6 पे चला गया था उस तिमाही में। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली बताता है रिश्ता हमारे दुनिया के देशों के साथ, इट्स ट्रेड, कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, कंट्रीज के साथ क्या ट्रेड हो रहा है। इसके दो पहलू होते हैं, एक होता है ट्रेड डेफिसिट जहां पर हम लोग गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, चीजें जो दिख रही हैं, और दूसरा होता है सर्विसेज जैसे कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ये इंटरेक्ट करती हैं। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो खास करके एक्सपर्ट्स की बात है, उनका विचार है कि 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक डेवलपिंग कंट्री, इमर्जिंग कंट्री जैसे हम हैं, यहाँ पर हमारे अपने देश में रंगराजन रिपोर्ट जो बनी थी, हाई लेवल कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 93, उन्होंने 2.5% कहा था। उसके बाद एक और कमेटी बनी थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे, उसके चेयरमैन तारापुर थे, वो डिप्टी गवर्नर आरबीआई थे, वो भी माहिर थे इन सब्जेक्ट्स में, उन्होंने 3% कहा था। ये सब इतिहास मैंने इसलिए आपको बताया कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1% के आसपास है। वहां पर हमारे पास काफी स्पेस है, हम 2.5 तक आराम से जा सकते हैं। 3 हमारी बाहर की सीमा है, जैसे लक्ष्मण रेखा है, उससे आगे जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक देश जो प्रगतिशील देश है जैसे हम हैं, इमर्जिंग मार्केट है, ग्रोथ बड़ी तेजी से चल रही है, डेवलप्ड नहीं है, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट होना स्वाभाविक है। और ये तो मुझे अच्छा ही लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। इस बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, पिछली बार 1% था, इस टाइम आपने कहा 1.1 है, बिल्कुल सेफ सीमा में है। और ये इसलिए सेफ सीमा में है कि हमारे जो सर्विसेज हैं, ट्रेड डेफिसिट अभी भी है और इस बार भी ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बड़ा भी है, पर हमारी जो सर्विसेज हैं, और सर्विसेज में खास करके कंप्यूटर सर्विसेज, आपको याद होगा यूपीआई में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंप्यूटर सर्विसेज है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस सर्विसेज है, उसमें भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा बिल्कुल नियमित तौर में अच्छे जगह पे जा रहा है। डॉक्टर सिंह, अभी देखें जो एफडीआई इनफ्लोज है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है।
नेट एफडीआई इनफ्लो $6.3 बिलियन रहा है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से घटा है। तो ये आम आदमी समझ नहीं पाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, और एफडीआई का बढ़ना क्या दिखाता है। एफपीआईज में अगर तेज़ गिरावट आई है तो इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है अर्थव्यवस्था के लिए? तो सबसे बड़ी बात, एफडीआई इस तरीके समझ लीजिए कि ठोस इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, बिल्डिंग्स भी बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो एफडीआई, हर देश चाहता है कि हमारे देश में एफडीआई ज्यादा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादातर ट्रेडिंग मार्केट्स में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, तो उससे मार्केट में उछाल आता रहता है। अभी सबसे अच्छी बात यह है जो मैं कहनी चाहूंगा, अगर आप एफडीआई देखें तो किन हलकों में, किन एरियाज में एफडीआई बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स में बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में बढ़ रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ रहा है। तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वाली एक्टिविटीज हैं, इनमें एफडीआई बढ़ रहा है। कहां से एफडीआई आ रहा है? मॉरिशस से आ रहा है, पर उतना नहीं, यूएस से आ रहा है, बेल्जियम से आ रहा है, नीदरलैंड से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, तो ये और भी देशों से आ रहा है। पर ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग और कैपेसिटी, कंट्री में प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है। जहां तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपने देखा बहुत कम हो गया, और होना भी चाहिए था। पर खास बात जो हम लोगों के लिए, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके लिए देखने को है, मार्केट तो चल रही है, ऊपर जा रही है और जानी भी चाहिए। प्रगतिशील देश है, एक ही देश है पूरी दुनिया में जो इस गति से आगे बढ़ रहा है, तो प्रगतिशील देश में मार्केट तो जानी चाहिए। पर आप ये आंकड़ों से देख लीजिए, ये एफपीआई के कारण नहीं जा रही है, ये मूल शक्ति है देश के अंदर, मूल शक्ति है देश की अपनी प्रोडक्शन और जी। अपनी कंपनीज के अंदर, जिस कारण आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाती रहेगी। क्योंकि जिस तरीके का 2030 तक का आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अनुमान हमारे लिए लगा रखा है, हम सबसे तेज गति वाले देश हैं, इसमें इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट आपने खुद ही कह दिया 1.1, मैंने आपको इतिहास बताया कि 3 तक हम जा सकते हैं। तो इतने प्रगतिशील देश कोई और इस टाइम पे नहीं है। तो जी, जी। ये मार्केट ऊपर जाती रहेगी, पर इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है। ये निजी शक्ति के सिर पे, निजी शक्ति के कारण ये मार्केट स्ट्रांग चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। और पहले तो ऐसा होता था कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल के ले जाते थे तो अचानक बाजार संभल नहीं पाता था, बहुत तेज़ गिरावट आती थी। लेकिन अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसको संभाल रहे हैं। और एक तरफ ये भी बात है, और ये भी बात सही है कि हम फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे भी बना करके दे रहे हैं बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले, ये भी अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, लेकिन उसके बाद ब्रेक के बाद हम गोल्ड लोन को लेकर के जो चिंताएं जताई गई हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। फोकस में हम बात कर रहे हैं आरबीआई के कुछ अहम आंकड़ों की, और साथ ही साथ जो गोल्ड लोन को लेकर के उन्होंने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। डॉक्टर चरण सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ हैं। चरण सिंह साहब, गोल्ड लोन को लेकर के चिंता जताई है, और ये एक मुश्किल ये आ रही है कि जो वैल्यूएशन होता है वो शायद बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अब गोल्ड लोन के लिए आगे की राह आपको क्या दिखाई देती है? सबसे अच्छी बात जो इस चीज में आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आप देखिए रिजर्व बैंक कितना सतर्क रहता है।
जहां कहीं भी उसको इकॉनमी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में कहीं हल्का सा शक पड़ता है कि यहाँ पे थोड़ी कमजोरी आ रही है, रिजर्व बैंक एकदम उस पे उतर के आ जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में रिजर्व बैंक का डंका भी है, लोहा है। और आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को कितनी बार वो बेस्ट सेंट्रल बैंकर अवार्ड भी दे चुके हैं। अब गोल्ड लोन पे अगर आप स्पेसिफिकली आई, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने जब कभी रिटेल में अगर कोई दिक्कत आती थी तो वो सबको वार्निंग देते हैं कि ध्यान रखिए इस इलाके में, इस जगह पे, इस क्षेत्र में थोड़ी कमजोरी आ रही है, तो उसको ख्याल रखिए। गोल्ड लोन एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हम सब लोगों के, हमारे देश में सब लोगों के साथ जुड़ा भी हुआ है, और इसमें एनबीएफसी भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, काफी आगे बढ़कर काम करती हैं। तो रिजर्व बैंक का जो सर्कुलर है मेरी निगाह में वो इस तरीके है कि रिजर्व बैंक की निगाह में कुछ कमियां आई होंगी, क्योंकि गोल्ड लोन एक बहुत पर्टिकुलर और पर्सनल पोर्टफोलियो होता है और उससे आम लोगों पे असर पड़ सकता है। तो रिजर्व बैंक ने कहीं पे, और रिजर्व बैंक की ये विजनरी पॉलिसीज होती हैं, जहां कभी कोई हल्की सी गैप दिखती है उनको, उस पे वो एकदम आ जाते हैं और उसको गैप को जैसे एकदम बैंडेड लगा के प्लग कर देते हैं। तो मुझे भी उस सर्कुलर से जो आया है पूरा, जिसमें प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और उसको कंपनियों को कहा गया कि ध्यान से देखिए आपका गोल्ड लोन कैसे चल रहा है, उस पोर्टफोलियो को देखिए, और पोर्टफोलियो में जब रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह का टाइम आता है या उस टाइम पे थोड़ा सतर्क रहिए कि क्या हो रहा सर, है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और ईटानगर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से हर परिवार में अकाउंट होना है, बैंक का अकाउंट होना है, ऐसे करके सभी परिवार तक पहुंचे, बैंक अकाउंट दिए उनको। अकाउंट मिलने के बाद ऐसे स्कीम, मुद्रा, स्वनिधि, ऐसे बहुत सारे स्कीम ले आए, जिसमें आप बैंक में जाकर पूछने के समय वो आपसे कागज मांगते नहीं है। घर का कागज दो या सोने का गिरवी रखो, ये सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी बैंक के पास ये बात रख लिया कि गरीब या मध्यवर्गीय लोगों से आप ऐसे कागज लेना छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी का गारंटी है, इनको बिना गारंटी लोन दो। इसीलिए पीएम मुद्रा हो, स्वनिधि हो, आप कुछ भी कागज या सोने रखने का, गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। बिना सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है आपके बिजनेस आगे लेके जाने के लिए। मैं उदाहरण ये दोनों दिए, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। स्टैंड अप लोन है, जिसमें हर ब्रांच में से उन इलाके में रहने वाले महिला हो, SC ST लोग हो, उनको भी लोन देने का प्रावधान है। ऐसे में बहुत सारे स्कीम, 17 स्कीम से जो प्रधानमंत्री जी ने ले आए, जिसके द्वारा जनता का, उनके हाथ में थोड़ा पैसा मिले, बैंकिंग सुविधा मिले और उनका बिजनेस आगे लेके जाना। और जिन महिला गुट है, जिसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको भी बैंक के द्वारा सुविधा मिलता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, मत्स्य पालन से जुड़े हुए या पशुपालन से जुड़े हुए जो भी कामकाज आप करते हैं, उनके लिए भी नाबार्ड के द्वारा बैंक भी आपको पैसा देते हैं। कल एक विषय मैंने रिव्यू करने के समय मुझे मेरे सामने आया, नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में छोटे छोटे उद्योग जो करते हैं, SME बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका कारोबार करने के लिए एक क्लस्टर अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME मंत्रालय के द्वारा जब घोषणा होता है वो क्लस्टर है, फिर उस इलाके में हम बिजली पहुंचाते हैं या कॉमन फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, जो लोग उधर बैठ करके काम करवा सकते हैं वगैरह, जिसके लिए बैंक उधर ही आकर उनके ब्रांच खुलवा देते हैं और उधर सभी बैंकिंग सुविधा उनको नज़दीक में बैठ करके करवा देते हैं। मगर मैं कल मीटिंग के द्वारा मुझे समझ में आया,
अरुणाचल प्रदेश में ऐसे एमएसएमई मंत्रालय से घोषित एक भी क्लस्टर नहीं है। मेरे रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अरुणाचल में जीआई रिकॉग्नाइज्ड बहुत सारे 12 के करीब 20 के करीब 20 के करीब जीआई रिकॉग्नाइज्ड आइटम्स है, जिसका उत्पादन में एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा आपका एक क्लस्टर घोषित कर सकते हैं। छोटे छोटे इलाके जहां ज्यादातर एक काम होता है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस काम के लिए ये एक क्लस्टर है। फिर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को उधर भेज सकते हैं, उधर सभी सुविधा आपको पहुंचाने में आसानी होगा। इसीलिए मैं मानती हूं अरुणाचल में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का हो या एग्री प्रोडक्ट्स, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि मैंडरिन और कीवी इनका प्रोसेसिंग का भी इधर कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं मानती हूं ऐसे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जब हम रखते हैं, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा जो स्कीम्स है उन सबको जनता के पास ले चलने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है। जनता से बातें भी होती हैं उस समय। और आज के ये क्रेडिट आउटरीच के प्रोग्राम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, ज़्यादातर ईटानगर के इस पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं उनको भी सुविधा और उनके उपलब्धियां पहुंचाने में इस मीटिंग के द्वारा हमें उस कार्यक्रम निभा सकते हैं। इससे ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आज सुबह मुझे बहुत आनंद हुआ, इतने सारे स्कूल के बच्चियों का साइकिल सीएसआर के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इधर आके घोषणा किए और इतने सारे लड़कियों को सुबह सुबह मुस्कुराहट के साथ उनके साइकिल में वो चढ़कर स्कूल जाने के उस नजरिया देखने में मुझे बहुत आनंद लगा। वो अच्छा सा एक सीएसआर। ईटानगर से आप ये देख रहे थे सीधा प्रसारण। वित्त मंत्री खास तौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जो आरआरबीज हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो कैसे ज़मीन पर उतरें। वहाँ पर ज़मीन पर रह करके लगातार वो 3 अक्टूबर तक हैं और 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का ये उनका कार्यक्रम। आपको याद होगा कि पूर्वोदय पर एक बहुत बड़ा फोकस बजट में दिखाई दिया था। पूरब के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर जो वित्तीय समावेशन की दुनिया से हाशिए पर रह गए थे, बाहर माने जाते थे, अब वहां पर कैसे बैंक्स पहुंच रहे हैं, कैसी योजनाएं पहुंच रही हैं और विकास कैसे और ज़्यादा समावेशी हो रहा है, उसको लेकर के खुद वित्त मंत्री ज़मीन पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।